गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक जो है उसका पहला जो चैप्टर है, या वैसे देखे तो अपने जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अपने यात्रियों के नज़रिए, यह चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर की अपनी 5 क्लास हो चुकी है। आज अपने 6वीं क्लास जो है उसमें अपने चर्चा करेंगे भैया बर्नियर की। देखो, अपने इस चैप्टर में भैया अपने किन की बात कर रहे थे, जो विदेशी यात्री जो भारत में आए थे और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, भारत में क्या देखा, उसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। विदेशी यात्रियों में बात करें तो भैया सबसे पहले अपने यहाँ पर देखो 3 विदेशी यात्रियों की चर्चा कर रहे हैं। पहला जो है वो है अल-बरूनी, जिसकी पुस्तक का नाम था भैया किताबुल हिंद। दूसरा जो था उसका नाम था भैया इब्न बतूता, जिसने पुस्तक लिखी थी रिहल्ला। और तीसरा है भैया बर्नियर, जिसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इन तीनों की अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं भैया। अपने अल-बरूनी कंप्लीट हो चुका है, इब्न बतूता अपने कंप्लीट हो चुका है। आज अपने किसकी चर्चा करेंगे? बर्नियर की चर्चा करेंगे भैया, ठीक है। अब चर्चा करने से पहले अपने जो क्वेश्चन वाला सिस्टम अपने चला रखा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो भैया, इसी चैप्टर के अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो ध्यान रखना भैया, त्रिपिटक कौन कौन से, देखो 2 चीज ध्यान रखना। एक तो होते हैं त्रिरत्न, जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इनका संबंध तो है भैया जैन धर्म से। एक है त्रिपिटक, जिनमें आपके विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक आते हैं भैया। पिटक का मतलब पिटारे। तो इन त्रिपिटकों का संबंध कौन से धर्म से है? अपने बौद्ध धर्म से। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है भैया, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कहने का मतलब है कि देवपुत्र की जो उपाधि है वो किस वंश के शासक धारण करते थे, ये आपको बताना है। गुप्त वंश है या मौर्य वंश है या सातवाहन वंश है, कौन सा वंश है, उस वंश का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। ओके भैया, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक है भैया अपने बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। देखो भैया, बर्नियर जो था इसने अविकसित पूर्व किसे बताया? अविकसित पूर्व का मतलब अपने यहाँ पर कौन से देश से है भैया? भारत से है। भारत जो है, इस भारत को बर्नियर ने क्या बताया? अपविकसित, या दूसरी भाषा में अपने कह दे कि अल्प विकसित बताया। मतलब बर्नियर जो था भैया, इस बर्नियर ने देखो भारत का जो वर्णन किया है वो, या भारत की जो तुलना की है वो मुख्य रूप से कौन से देश के साथ में की है? यूरोप के साथ में की है। यह भारत में आ गया, इसने भारत में जो कुछ भी देखा, भारत के चाहे रीति रिवाज, प्रथाएं, चाहे यहाँ का समाज, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो भी है उसकी तुलना इसने कहाँ से कर ली? यूरोप से कर ली। और यूरोप में भी मुख्य रूप से कहाँ से? फ्रांस से। आपको पता हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था भैया, इसने एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। इसी में इसने अपना यहाँ पर भारत में जो कुछ देखा है उसका वर्णन किया है। और ये पुस्तक किसको सौंपी थी? फ्रांस का जो शासक था भैया लुई 16वां, उसको ये पुस्तक सौंपी थी। तो इसने बताया कि भारत जो है वो क्या है भैया? अल्प विकसित है, अविकसित देश है। मतलब इसने पूर्व की तुलना जो है वो किन देशों के साथ में की? पश्चिम के देशों के साथ में की। और तुलना करके ये बताया कि पूर्व के देश जो है वो क्या है? काफी पिछड़े हुए देश है, काफी निर्धन देश है। देखो क्या कहा था इसने अपनी रचनाओं में। सबसे पहली बात, ये आपको पता है भैया कहाँ का यात्री था? ये फ्रांसीसी यात्री था। और कब आया था? 17वीं सदी में आया था। देखो ध्यान रखना भैया, अल-बरूनी आया था 11वीं सदी में, ठीक है। इब्न बतूता आया था 14वीं सदी में। और ये कब आ रहा है? 17वीं सदी में। कहाँ का था ये? फ्रांस का था। आगे देखो भैया, 17वीं सदी में आया। और जिस समय ये भारत में आया था भैया, उस समय मुगल काल का या मुगल शासन चल रहा था। और शासक जो था वो कौन था? अपने जहांगीर का बेटा शाहजहां इस समय शासक था। बर्नियर जो था भैया एक इतिहासकार भी था, एक दार्शनिक भी था और एक चिकित्सक भी था। और भारत में यह मुख्य रूप से चिकित्सक के रूप में ही भारत में आया था। आगे बात करते हैं भैया, इसने भैया भारत में आने के बाद में भारत के अंदर जो कुछ भी देखा, उस सभी वृत्तांत का या भारत की समस्त घटनाओं का इसने जो कुछ अध्ययन किया, उसका उल्लेख जो है
वो अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। देखो भैया 3 यात्री है, तीनों यात्रियों की अलग अलग बुक है। बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, अलब्रूनी की किताबुल हिंद, इब्न बतूता की रिहल्ला और बर्नियर की ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, तो भैया इसने कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नामक पुस्तक जो है इसमें इसने उल्लेख किया है। देखो नाम से स्पष्ट है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, मतलब इसमें मुगल साम्राज्य जो है उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। मतलब मुगल साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, यहाँ की भूमि कैसी थी, यहाँ के दास वगैरह कैसे थे, इन सभी घटनाओं का क्या किया है? इसने उल्लेख किया है। आगे चर्चा करते हैं भैया। इस पुस्तक में भैया इसने कैसा विवरण दिया है? भारत का तुलनात्मक विवरण दिया है। तुलनात्मक विवरण, तुलना किसके साथ में की? अभी आपको बताया किसके साथ में? यूरोप के साथ में, या दूसरी भाषा में कह दे अपने किन देशों के साथ में? पश्चिम के देशों के साथ में। किसकी तुलना की? पूर्व के देशों की। पूर्व में कौन सा देश हो गया? अपने भारत। यानी इसने भारत की तुलना जो है वो कौन से देश के साथ में की? यूरोप के साथ में की। आगे देखो भैया 1670-71 में इसकी इस पुस्तक का क्या हुआ भैया? प्रकाशन हुआ। प्रकाशन होने के बाद में यह पुस्तक 8 बार पुनः मुद्रित हुई। 8 बार क्या हुई? पुनः मुद्रित हुई। इसके बाद में इसका अंग्रेजी, फ्रांसीसी कई भाषाओं में क्या हुआ? अनुवाद भी हुआ। वो कितनी बार हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आगे देखो इस पुस्तक में भैया इसने मुख्य रूप से किसका उल्लेख किया है? मुगल काल का उल्लेख किया है। मतलब मुगल काल में जो फतहें थी, जो शासन व्यवस्था थी, जो भूराजस्व व्यवस्था थी, जो भूमि कर थे, उन सभी का, या सामाजिक व्यवस्था जो थी उन सभी का इस पुस्तक में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। देखो कई बार सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि बर्नियर ने अपनी पुस्तक में किसका उल्लेख किया है? तो मुगल कालीन व्यवस्था का। किसका किया है? मुगल कालीन व्यवस्था का, या मुगल काल का उसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब देखो भैया अगला टॉपिक आता है अपने बर्नियर के अनुसार जो भूमि थी यहाँ पर भारत में, उस भूमि के ऊपर किसका स्वामित्व था, या जो भूमि होती थी वो किसके अंडर में होती थी? यहाँ भूमि का मालिक कौन होता था? तो बर्नियर कहता है कि यहाँ जो भूमि होती थी उसका क्या था भैया? उसमें निजी स्वामित्व का अभाव था। मतलब भारत में जो भूमि थी ना उसमें निजी स्वामित्व का अभाव था। मतलब भूमि का कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता था। मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति जो था उसके अंडर में भूमि नहीं होती थी। तो इसका मतलब भूमि का स्वामित्व किसके अधिकार में था? राजकीय अधिकार में था। समझ रहे हो? मतलब भूमि जो है वो किसी आम आदमी के अधिकार में नहीं थी, राज्य के अधिकार में थी। राजा का क्या होता था? भूमि के ऊपर क्या होता था? अधिकार होता था। और इस बात का बर्नियर क्या करता है? विरोध कहता है। बर्नियर कहता है कि ये बात क्या है? सरासर गलत है, यह बात जायज है। भूमि जो है उसके ऊपर किसानों का अधिकार होना चाहिए, राजा का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी बात किसने कही है? बर्नियर ने कही है। देखो ये जो कुछ पढ़ रहे हैं ना अपने, ये बर्नियर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि ये सब सत्य नहीं है, लेकिन अपने किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? बर्नियर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बर्नियर ने क्या कहा बस अपने को ये पढ़ना है। जैसे अपने नहीं पढ़ते क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन ये क्या यही कारण था कि वो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था? नहीं, मेन कारण पद्मिनी का नहीं था भैया। हालांकि अपने कह सकते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी उसके मन में आ गई थी, लेकिन मेन जो कारण था वो था उसका साम्राज्य विस्तार। जितने भी लड़ाइयाँ हुई है भैया उन सभी लड़ाइयों का मेन कारण जो होता है वो साम्राज्य विस्तार होता है। ठीक है, हालांकि मलिक मोहम्मद जायश ये उसने ये कह दिया कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था, वो एक अलग बात है। पद्मिनी की लालसा उसके मन में बाद में जागी थी। पहला जो उसका मेन उद्देश्य था वो क्या था? अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ठीक है, तो बर्नियर ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो भूमि थी उस भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, वह भूमि राजा के अधिकार में होती थी। और बर्नियर ऐसी भूमि का क्या करता है? विरोध करता है। इसने कहा है कि जो समाज था उस समाज में कितने वर्ग थे भैया? 2 वर्ग बताए हैं, एक तो अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अब अमीर और गरीब कौन सी हो गए भैया? सीधी सी बात है, जो राजा महाराजा होंगे, जिनका भूमि पर स्वामित्व होगा, जिनके पास में पैसे होंगे, वो कौन सा वर्ग हो गया? अमीर वर्ग। और दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? गरीब वर्ग। तो बर्नियर ये कहता है कि समाज जो था वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो अमीर वर्ग था जिनकी संख्या कम थी, और दूसरा गरीब वर्ग था जिनकी संख्या ज्यादा थी, अर्थात वो बहुसंख्यक थे। बर्नियर ये कहता है कि भारत में उस समय कौन सा वर्ग नहीं था? मध्यम वर्ग नहीं था।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 2 ही वर्ग है भैया अपने, कौन से? अमीर और गरीब, अमीर अल्पसंख्यक, गरीब बहुसंख्यक। कौन सा वर्ग नहीं था? मध्यम वर्ग नहीं था। अब बात करते हैं आगे। देखो भैया, जो मुगल शासक थे, उन मुगल शासकों के बारे में इसने क्या कहा है बर्नियर ने? बर्नियर ने कहा है कि जो मुगल शासक थे, उन मुगल शासकों को बर्नियर ने भिखारियों और क्रूर लोगों का क्या बताया? राजा बताया। किसको? जो मुगल शासक थे अपने भारत के, उन मुगल शासकों को बर्नियर ने ये कहा कि ये जो राजा है ना, ये राजा किनके हैं? ओनली भिखारियों और क्रूर लोगों के ही क्या है? राजा है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, भिखारी क्यों होंगे? क्योंकि ये बर्नियर ने क्या कहा कि समाज में 2 वर्ग थे। एक तो अमीर हो गया, अमीर वर्ग में तो राजा महाराजा ऑटोमेटिक आ गए, पुरोहित वगैरह आपके जो सेनापति वगैरह वो आ जाएंगे, तो वो तो अमीर वर्ग हो गए। दूसरा कौन सा हो गया? गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग कौन सा हो गया? अपने निर्धन वर्ग, भिखारियों का वर्ग ही मान लो अपने इसको। तो अपने यहाँ पर ये कह रहा है कि मुगल जो शासक थे वो किसके राजा थे? भिखारियों के राजा थे। किसने कहा है? बर्नियर ने। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से वह कौन सा यात्री है जिसने मुगल शासकों को भिखारियों का राजा बताया? तो वह कौन हो गया भैया? बर्नियर। ओके, आगे देखो भैया, इसने यहाँ पर मुगल काल के जो शहर थे, उन शहरों के बारे में कहा कि शहर खराब हवा से क्या हो रहे थे? दूषित थे। मतलब मुगल काल के यहाँ के जो शहर थे वो कैसे थे? दूषित थे। मतलब यहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ था। मतलब इसने कहा कि यूरोप के मुकाबले यहाँ के जो शहर थे वो कैसे थे? गंदे थे। देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था भैया, उसमें पढ़ा था अपने इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर किसको बताया था? याद रखना भैया ये शहरों के बारे में। इब्न बतूता ने दिल्ली को बड़ा शहर बताया था। इसने क्या कह दिया? इसने कह दिया कि यहाँ के शहर कैसे हैं? गंदे हैं, वो तो प्रदूषित है, दूषित शहर है। जबकि यूरोप के जो शहर है वो शानदार शहर है। ठीक है। इसने खेतों के बारे में कहा कि खेत जो है वो कैसे है? झाड़ीदार है। मतलब ये वहां पर झाड़ियां उग चुकी है, एक प्रकार से क्या है? वो दलदल से युक्त है, बंजर है। यहाँ के खेत जो है वो कैसे है? झाड़ीदार है, घास फूस उगा हुआ है, दलदल वहां पर हो गया है। क्यों? क्योंकि जो भूमि है उस भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। तो राजा के हाथ में होने की वजह से वहां पर जो है वो कृषि कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या इसने बताया? भूमि का किसके ऊपर स्वामित्व होना? राज के स्वामित्व होना। इसने कहा कि जो खेती जो भूमि है वो कैसी हो गई है? झाड़ीदार हो गई है, दलदल से युक्त हो गई है। जिसका कारण क्या है? कारण ये है कि भूमि जो है उसके ऊपर किसका स्वामित्व है? राज के स्वामित्व है, राजा के नियंत्रण में भूमि है। इसकी वजह से भूमि जो है वो अनुपजाऊ, झाड़ीदार और दलदल से युक्त हो गई है। आगे देखो भैया, इसने कहा कि यहाँ पर जो है राजा और प्रजा के मध्य कैसा विवाद चलता है? भू राजस्व संबंधी विवाद चलता है। भू राजस्व संबंधी विवाद रहता है। किसने कहा? बर्नियर ने कहा था कि यहाँ पर कैसा विवाद रहता है? भू राजस्व संबंधी विवाद रहता है। राजा जो है वो जनता के ऊपर भूमि कर लगाता है और उस भूमि कर को लेकर राजा और जनता के मध्य क्या होता है? विवाद होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। लेकिन अबुल फजल भैया इस बात का क्या करता है? विरोध करता है। और अबुल फजल इस बात का विरोध करते हुए एक सिद्धांत देता है। वह सिद्धांत क्या है? भू राजस्व का राजत्व का पारिश्रमिक सिद्धांत। कौन दे रहा है ये सिद्धांत? अबुल फजल दे रहा है। क्या नाम है? राजत्व का पारिश्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से अबुल फजल ये कह रहा है कि राजा और प्रजा के मध्य भू राजस्व को लेकर विवाद नहीं है। यह जो भू राजस्व राजा के द्वारा लिया जा रहा है ना, वो किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि राजा जो है वो प्रजा की क्या करता है भैया? सुरक्षा करता है। इसलिए राजा जो है वो क्या लेता है? प्रजा से सुरक्षा के बदले में भू राजस्व लेता है। अरे जैसे मान लो अपने किसी को बॉडीगार्ड रख ले, उस बॉडीगार्ड को अपने क्या देंगे? पैसे देंगे या नहीं देंगे? तो अबुल फजल कह रहा है कि ये राजा जो है वो प्रजा की क्या करता है? सुरक्षा करता है। उस सुरक्षा के बदले में ये थोड़ा सा कर ले रहा है। ठीक है, बाकी विवाद किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। जबकि बर्नियर ये कह रहा है कि नहीं, राजा और प्रजा के बीच में क्या है? विवाद है। राजा प्रजा को क्या कर रहा है? प्रताड़ित कर रहा है। आगे देखो भैया, अब इसने बात की समाज के बारे में। ये तो किसकी बात हो गई? भूमि के बारे में, कि बर्नियर ने भूमि के बारे में क्या कहा। अब बात करते हैं भैया सामाजिक सच्चाई या समाज जो था उसके बारे में बर्नियर ने क्या कहा है। देखो भैया,
बर्नियर ये कहता है कि इस समय के जो मुगल शासक थे, मुगल शासक कौन था? मुख्य रूप से अपने शाहजहां था। तो इसने कहा कि इस समय के जो मुगल शासक थे वो कैसे थे? निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जो अपनी मनमर्जी से कार्य करे। तो इस समय के शासक कैसे थे? निरंकुश थे। तथा सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं यहाँ पर क्या थी? व्याप्त थी। मतलब समाज में कैसी विभिन्नताएं थी? सामाजिक विभिन्नताएं थी, समाज में आर्थिक विभिन्नताएं थी। कुछ बड़े व्यक्ति थे, कुछ गरीब व्यक्ति थे, कुछ काफी निर्धन व्यक्ति थे, कुछ के पास में जमीन थी, कुछ के पास में जमीन नहीं थी। तो मतलब समाज में सामाजिक विभिन्नता तो थी, लेकिन साथ ही साथ में क्या थी? आर्थिक विभिन्नताएं भी थी। मतलब पैसों के आधार पर भी समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो कितने भागों में बटा हुआ था? इसने कहा कि समाज के कितने वर्ग थे भैया? समाज के 4 वर्ग थे। देखो, भूमि के आधार पर इसने समाज को कितने वर्ग बताए हैं? 2 वर्ग। भूमि के आधार पर अमीर और गरीब। और यहाँ समाज के कितने वर्ग बता दिए? 4 वर्ग बता दिए। इसने कहा कि पहला वर्ग जो है वो किसका है? बड़े जमींदारों का है। देखो, सबसे बड़ा कौन हो गया? राजा हो गया। राजा के बाद में कौन हो गए? जमींदार। राजा खुद जमीन थोड़ी संभालता है। राजा किसको देता है जमीन? जमींदारों को सौंप देता है। तो दूसरे स्थान पे कौन आ गए? जमींदार आ गए। जमींदार के बाद में दूसरा वर्ग जो किसका बताया? बड़े किसानों का बताया। तीसरा अस्पृश्य किसानों का बताया। और चौथा किसका बताया? भूमिहीन श्रमिकों का। भूमिहीन का मतलब जिसके पास में जमीन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बर्नियर जो था उसने भारत के समाज को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। आगे देखो भैया, सामाजिक स्थिति विकासशील न होकर कैसी थी? पतनोन्मुख थी। बर्नियर ने कहा कि यहाँ का जो समाज था, मुगल कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो विकासशील नहीं थी। मतलब वो दिन ब दिन विकास नहीं कर रही थी। वो धीरे धीरे किस ओर अग्रसर हो रही थी? पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ का जो समाज था वो प्रगतिशील नहीं था, प्रगति नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? अवनति कर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, ऊंचाई पर नहीं जा रहा था। व्यापार के बारे में इसने क्या कहा? देखो भैया, व्यापार के बारे में इसने कहा कि यहाँ पर व्यापार जो है वो अच्छी अवस्था में था। अच्छी अवस्था में कैसे था? क्योंकि यहाँ पर आयात, देखो भैया, आयात तो किन धातुओं का होता था? बहुमूल्य जो धातुएं थी, अपने सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह जो भी मान लो अपने, इनका तो यहाँ पर क्या होता था? बहुमूल्य धातुओं का तो आयात होता था। और निर्यात के बारे में इसने कहा था कि निर्यात किनका होता था? जो शिल्पकार होते थे अपने भारत में, उन शिल्पकारों के द्वारा जो सामग्री बनाई जाती थी उनका क्या होता था? निर्यात होता था। मतलब आयात का तो मतलब मंगाना, निर्यात का मतलब भेजना। तो मंगाते किनको थे? बहुमूल्य धातुओं को। और शिल्पकारों के द्वारा निर्मित जो सामग्री होती थी उसको क्या करते थे? विदेशों में बेचते थे। और किसके बदले में बेचते थे भैया? सोने और चांदी के बदले में बेचते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। इसने कहा कि भारत की जनसंख्या यूरोप से क्या थी? ज्यादा थी। बर्नियर ये कह रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है ना वो हालांकि यूरोप से क्या थी? ज्यादा थी। और इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जो मुगल कालीन जो शहर होते थे ना, उन शहरों को क्या नाम दिया गया? शिविर नगर नाम दिया गया। बर्नियर ने भारत की जनसंख्या किससे ज्यादा बताई है? यूरोप से ज्यादा बताई है। और मुगल काल के जो शहर थे, ध्यान रखना भैया इस क्वेश्चन को, मुगल काल के शहरों को बर्नियर ने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? शिविर का नाम दिया है। इसके बाद में इसने कहा कि भैया यहाँ पर जो व्यापारी होते थे, भारत में जो व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों को क्या कहते थे? महाजन कहा जाता था। और इन व्यापारियों का जो सबसे मेन मुखिया होता था, उस मुखिया को अपने क्या कहते थे? सेठ कहते थे। तो ये था भैया अपने यात्रियों के नज़रिए का पार्ट 6। अब इसमें हालांकि आज को पूरा करना चाहते थे लेकिन अभी नोट्स भी लिखाने हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब अपने एक छोटा सा वीडियो इसका और होगा, उसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ बर्नियर तथा एफ विकसित पूरव। बर्नियर तथा एफ विकसित पूरव, और इसमें लिखो भैया, इसमें लिखो बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां के काल में भारत आया। यह एक इतिहासकार, दार्शनिक और चिकित्सक था। बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना वह यूरोप से करना चाहता था।
वह सदैव यूरोप को भारत की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहा। मतलब हमेशा उसने यूरोप को क्या दिखाया है, बेस्ट दिखाया। क्यों? क्योंकि खुद कहाँ से था, यूरोप से था। अरे सीधी सी बात है, जो जिस देश का होगा वह उस देश को क्या दिखाएगा, अन्य देशों के मुकाबले बेस्ट तो दिखाएगा। तो इसने अपने यूरोप को जो है वो भारत की तुलना में हमेशा श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है। उसका भारत के संबंध में वर्णन पक्षपात पर आधारित था। नेक्स्ट पंक्ति में लिखो भैया। देखो इस प्रकार से जैसे मैं करा रहा हूँ ना, वैसे आप पॉइंट बना बना के लिख लिया करो ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। आगे लिखो। बर्नियर ने अपनी यात्राओं के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर की रचना की। बर्नियर ने अपने इस ग्रंथ में मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की। वह यूरोप की श्रेष्ठता को दर्शाया। अब हेडिंग लगाओ। बर्नियर के अनुसार भूमि के स्वामित्व, ऐसे हेडिंग लगा लो। बर्नियर के अनुसार भूमि का स्वामित्व, ऐसे हेडिंग लगा लो आप। और इसमें लिखो भैया, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के मध्य जो प्रमुख अंतर था वह यह था कि भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व का अभाव था। भारत की भूमि राजकीय नियंत्रण में थी, जिसका बर्नियर विरोध करता था। बर्नियर ने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य व उसके निवासियों के लिए हानिकारक बताया। नेक्स्ट लाइन में लिखो। बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने का कोई प्रयास नहीं करते। आगे लिखो भैया। भूमि पर निजी स्वामित्व न होने के कारण शासक वर्ग को छोड़कर शेष समाज के शासक मतलब राजा, शासक वर्ग को छोड़कर शेष समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में लगातार पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। बर्नियर ने भूमि के आधार पर समाज के दो वर्ग बताए। नंबर 1 अमीर वर्ग, जो संख्या में अल्पसंख्यक था। नंबर 2 गरीब, इसके आगे डैश करके लिख लो, जो बहुसंख्यक था। बर्नियर कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था। नेक्स्ट पंक्ति लिखो भैया। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर ध्वस्त हो चुके थे तथा खराब वायु से दूषित थे तथा खेत
झाड़ीदार व घातक दलदल से भरे हुए थे, जिसका कारण भूमि पर राज्य का स्वामित्व होना था। एक लाइन और लिख लो। बर्नियर के विवरण ने मोंटेस्क्यू और रूसो, ये सॉरी मोंटेस्क्यू व कार्ल मार्क्स, ध्यान रखना भैया, मैं बताना भूल गया आपको। बर्नियर के विवरण ने मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिकों के विचारों को बहुत प्रभावित किया। अब हेडिंग लगाओ। बर्नियर के अनुसार भारतीय सामाजिक सच्चाई या समाज। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज या सामाजिक सच्चाई, ऐसे लिख लो। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज ओब्लिक सामाजिक सच्चाई, और इसमें लिखो भैया लिखो इसमें बर्नियर ने बताया कि ग्रामीण समाज में बड़ी मात्रा में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताएं थी। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जो 4 वर्ग लिखा रहा हूँ आपको, जो बड़े जमींदार, बड़े किसान एवं अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक थे। अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक थे। इसके अतिरिक्त एक वर्ग छोटी जोत वाले किसानों का था, छोटी जोत वाले किसानों का था, जो बड़ी कठिनाई से अपने जीवन यापन के लिए उत्पादन कर पाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य की निरंकुशता के कारण भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकासशील न होकर पतनोन्मुख थी। लेकिन दूसरी तरफ बर्नियर यह भी कहता है कि संपूर्ण विश्व से बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी और यहाँ से शिल्पकारों द्वारा उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सोने चांदी के बदले भेजी जाती थी, जिससे भारत की समृद्ध व्यापारिक प्रणाली का पता चलता है। बर्नियर ने भारत के नगरों के बारे में कहा कि 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या यूरोप से ज़्यादा थी। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी। मुगल काल में सभी प्रकार के नगर विकसित अवस्था में थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मुगल काल में व्यापारी आपस में मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े थे। और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ कहते थे। मुगल काल में अहमदाबाद जैसे नगरों में
सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय का मुखियाकर्ता, जिसे नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। ओके भैया, तो ये हो गए अपने आज की क्लास। अब अपना एक वीडियो इस चैप्टर का और होगा जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का अपना टॉपिक है, उसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके भैया, दैट्स